वेलकम टू बियॉन्ड रेनबो। आज हम सुनेंगे द एयर एपिसोड 26। वेयो को अलविदा कहने के बाद कैथरीन का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसी दर्द को छुपाते हुए वो हॉलवे से गुजर रही थी, जहां उसकी नजर अपने भाई से मिली। जब कैरल ने प्रिंसेस को देखा तो उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी बहन से पूछा कि प्रिंसेस कुछ हुआ है क्या? आप रो क्यों रही हैं? कैथरीन ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने कदम तेज कर दिए। वो नहीं चाहती थी कि कैरल उसे ऐसे हालत में देखे। कैथरीन ने खुद को मजबूर किया था उस रिश्ते को खत्म करने के लिए, जिसका कोई फ्यूचर नहीं था। लेकिन इस फैसले से उसे जो दर्द मिला वो बेहद गहरा था, क्योंकि उसने उस इंसान को चोट पहुंचाई थी जो उससे सच्चा प्यार करती थी और जिसे वो भी दिल से चाहती थी। अब उसकी बस यही दुआ थी कि वेयो इस अधूरे प्यार की यादों में ज्यादा दिनों तक न फंसी रहे। उसने ये भी दुआ की कि वेयो जैसी अच्छी इंसान को फ्यूचर में कोई ऐसा मिले जो हमेशा उसके साथ खड़ा रह सके। जब प्रिंसेस अपने कमरे में पहुंची तो उसने इज़ाबेल से कहा कि वो आराम करना चाहती है और कोई भी उसे डिस्टर्ब न करे। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और तय कर लिया कि अब वो कमजोरी का कोई निशान नहीं दिखाएगी। इसके बाद उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, खुद को अपने दर्द में कैद करते हुए। उसका मन बार बार वेयो से माफी मांग रहा था, जैसे कह रहा हो, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर सच ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। इतने कीमती प्यार का जवाब मैं सिर्फ दर्द से ही दे सकती थी, और शायद इसलिए उसकी कीमत मुझे अपनी ही तकलीफ से चुकानी होगी। उसने ठान लिया कि चाहे फ्यूचर में उसे अपने पिता की पसंद के किसी इंसान से शादी क्यों न करनी पड़े, वो इंसान सिर्फ उसका शरीर पा सकेगा, क्योंकि इस जिंदगी में उसका दिल सिर्फ वेयो का ही रहेगा। कुछ देर बाद प्रिंस कैरल अपनी बहन से मिलने आया और देखा कि कमरा अब भी बंद है। उसने पूछा कि क्या प्रिंसेस अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। इज़ाबेल ने जवाब दिया कि प्रिंसेस ब्लू ने आदेश दिया है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब न करे, और सुबह से लेकर अब तक वो अपने कमरे में ही हैं। कैरल ने फिक्र जताई कि उसे प्रिंसेस की बहुत चिंता हो रही है और पूछा कि क्या वो उनसे मिल सकता है। इज़ाबेल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अभी प्रिंसेस किसी से मिलना चाहेंगी। सुबह हॉलवे में जैसे ही कैरल ने अपनी बहन कैथरीन को देखा, उसे यकीन हो गया कि प्रिंसेस बहुत कमजोर हालत में है। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ था। यहाँ तक कि उनकी माँ की मौत के दिन भी प्रिंसेस कैथरीन मजबूत खड़ी थी और अपने छोटे भाई को संभालने की कोशिश कर रही थी। कैरल ने उससे रोककर सवाल नहीं किया, बल्कि चुपचाप अपना काम पूरा किया, वही काम जो प्रिंसेस ने उसे सौंपा था, वेयो और उसके परिवार को थाईलैंड सुरक्षित पहुंचाना। लेकिन उसके मन में एक ही उलझन थी कि वो अपनी बहन की मदद कैसे करे। प्रिंसेस ब्लू अपनी तकलीफ किसी से बांटने को तैयार ही नहीं थी, और यही उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ परिवार के बीच चर्चा हो रही थी कि वेयो कैसी होगी। सबको चिंता थी, क्योंकि उन्होंने कभी उसे इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। दिल टूटने के बाद भी वो हमेशा मजबूत रही थी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। जल्दी लौटने के वेयो के फैसले को सबने मान लिया था, लेकिन जब एयरपोर्ट पर सबने उसे फूट फूट कर रोते देखा तो सब और भी घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं वो अपने दर्द में डूब न जाए। फिर भी सबको भरोसा था कि वेयो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भले ही उसका प्यार अधूरा रह गया हो, लेकिन वो इतनी कमजोर नहीं है। सबने महसूस किया कि वेयो ने अपने पूरे दिल से कैथरीन को चाहा, लेकिन अंत में उसे अकेले ही इस दर्द से गुजरना पड़ा। ये एक ऐसा प्यार था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, और शायद अब यही उसकी जिंदगी का वो दर्द बनकर रह जाएगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। सीन चेंज होता है। गांव के बच्चों ने वेयो को आवाज लगाई। उसने दरवाजा खोला और बच्चों का गुड मॉर्निंग कहकर स्वागत किया। ये एक छोटा सा गांव था जो शहर के शोर शराबे से बहुत दूर था। शांति की तलाश में उसने इस छोटे से गांव में खुद को सबसे अलग कर लिया था। वेयो ने बाहरी दुनिया से सारी खबरें और सारे कॉन्टैक्ट्स काट दिए थे, जब तक कि उसका टूटा हुआ दिल ठीक न हो जाए। पिछले कुछ दिनों में उसने दर्द का सबसे गहरा पल झेला था। उसे लगा था कि उसका दिल और सह नहीं पाएगा। फिर भी वेयो अब भी सांस ले रही थी। टूटे दिल की चोट जान तो नहीं लेती, लेकिन जिंदा रहते हुए भी खुद को मरा हुआ महसूस करना उतना ही दर्दनाक होता है। वेयो ने बच्चों को देखा और सोचा, बच्चे हमेशा कितने खुश और एनर्जी से भरे रहते हैं। बचपन में दिल को चोट देने वाली कोई चिंता नहीं होती। दिन बीतते हैं स्वादिष्ट खाना खाते हुए, दौड़ते दौड़ते थक जाने तक खेलते हुए, और रात को गहरी नींद में सोते हुए। वो ऐसी एक्टिविटीज में खुद को बिजी रखकर बुरे ख्यालों से बचने की कोशिश करती,
लेकिन नींद फिर भी नहीं आती थी। उसकी रातें हमेशा उदासी में भीगी रहती, जैसे वो कभी न सूखने वाले आंसुओं में डूबती जा रही हो। यंग ऑफिसर ने बच्चों को हल्की मुस्कान के साथ देखा और पूछा, तो आज हम क्या खेल रहे हैं? बच्चे एक्साइटेड होकर बोले, चलो मम्मी डैडी और किड्स वाला गेम खेलते हैं। तभी एक बच्ची ने कहा कि वो ये खेल बार बार खेलकर बोर हो गई है और आज वो प्रिंसेस बनना चाहती है। वेयो हंसते हुए पूछती है कि अगर तुम प्रिंसेस हो तो मैं क्या बनूं? बच्ची कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, तुम बॉडीगार्ड बन सकती हो क्योंकि तुम पुलिस ऑफिसर हो। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई प्रिंस नहीं है। वेयो ने कहा कि क्यों ना मुझे ही प्रिंस बना दो। बच्चे तुरंत बोल पड़े, तुम प्रिंस कैसे बन सकती हो? तुम तो औरत हो और प्रिंसेस को तो प्रिंस चाहिए। ये सुनकर वेयो ने सोचा कि ये सच तो मासूम बच्चे तक जानते हैं कि एक नोबल और एलिगेंट प्रिंसेस को हमेशा अपने ही बराबरी के प्रिंस के साथ होना चाहिए। लेकिन वो कितनी मूर्ख थी जो इस हकीकत को पहले मान ही नहीं पाई। ब्लू ने खुद कहा था कि हर प्रिंसेस को प्रिंस की जरूरत नहीं होती, और मैं बेवकूफ, मैंने पूरी तरह इस बात पर यकीन कर लिया। जब प्रिंसेस ने कहा था कि वो मेरे पास आएगी, हमारे बीच की सारी फर्क को पार करके, तब भी मैंने विश्वास किया। लेकिन आखिर में मुझे मेरी सही जगह पर धकेल दिया गया और मेरे चारों ओर इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई जिसे पार करना अब नामुमकिन था। कभी उस दीवार में एक दरवाजा हुआ करता था, वही दरवाजा जिसे ब्लू ने खोला था। मगर अफसोस, अब वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। कुछ दिनों बाद का सीन। कैरल ने पूछा, ब्लू, क्या अब आप बेहतर हैं? कैथरीन ने अपने भाई कैरल की तरफ देखा और धीरे से जवाब दिया कि पिछले कुछ दिनों में उसने आराम किया है और अब वो बेहतर है। कैरल ने इज़ाबेल से सुना था कि जैसे ही कैथरीन ठीक हुई, उसने तुरंत फिर से काम शुरू कर दिया और उसे डर था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो फिर से बीमार पड़ सकती है। कैथरीन ने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन कैरल ने उसे गौर से देखा और कहा कि अगर वो सच में ठीक है तो उसके चेहरे से ऐसा क्यों नहीं लग रहा। उस रात जब कैरल ने कैथरीन को लिविंग रूम में पाया, तब वो खिड़की से तारे देख रही थी। बीमारी से तो वो उभर चुकी थी, जिसने उसे कई दिनों तक आराम करने पर मजबूर किया था। लेकिन कॉरोनेशन सेरेमनी नजदीक थी और कैथरीन को खुद को ऐसे तैयार करना था कि उनके पिता को कोई प्रॉब्लम ना हो। कैरल ने कहा कि जब से कैथरीन थाईलैंड से लौटी है, वो कुछ बदल सी गई है। कैथरीन ने चौंक कर पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। कैरल ने कहा कि उसे लगता है कि कैथरीन ने कोई बहुत जरूरी चीज पीछे छोड़ दी है और उसे मैडलिन वापस नहीं लेके आई। कैथरीन ने जानना चाहा कि वो जरूरी चीज क्या है। कैरल ने गंभीर होकर कहा कि वो लेडी ब्लू की खुशी और उसकी चमकती मुस्कान है, जिसे उसने कब से नहीं देखा। कैथरीन की नजरें दूर कहीं खोई हुई थीं, उसकी मुस्कान गायब थी और कैरल के सीधे शब्दों को वो नजरअंदाज नहीं कर पाई। मैडलिन लौटे हुए 5 हफ्ते हो चुके थे और जितना वो नॉर्मल बनने की कोशिश करती, उतना ही सच सामने आता कि वो पहले जैसी नहीं रही, जैसे खुद का बस एक नकली रूप बन गई हो। कैरल ने कहा कि अगर उस पर भरोसा है तो उससे और झूठ न बोले। कैथरीन ने जवाब दिया कि उसने कभी कैरल से झूठ नहीं बोला, लेकिन कैरल ने सीधे कहा कि ये सब वेयो से जुड़ा हुआ है ना? कैथरीन ने तुरंत पलटकर कहा कि वेयो का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मेरे बारे में बात हो रही है, वेयो के बारे में नहीं। लेकिन कैरल अब समझ चुका था कि कैथरीन अपनी फीलिंग्स छुपा रही है और वो उसे और तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसने कहा कि वो उस इंसान की बात कर रहा है जिससे उसकी बहन की खुशी और मुस्कान जुड़ी है। कैथरीन ने सख्ती से कहा कि उसे इस बारे में और बात नहीं करनी, क्योंकि अगर फादर ने कुछ सुन लिया तो उन्हें गुस्सा आ सकता है और परेशानी खड़ी हो सकती है। इस समय उसे सिर्फ कोरोनेशन सेरेमनी पर ध्यान देना है, उन चीजों पर नहीं जिनकी अब कोई अहमियत नहीं है। कैरल ने कहा कि माफ करना प्रिंसेस, अगर मेरी बातों से आपको गुस्सा आया हो, लेकिन सच तो ये है कि लेडी ब्लू सिर्फ उससे ही झूठ नहीं बोल रही, बल्कि अपने दिल से भी झूठ बोल रही है। कैथरीन खोई हुई लग रही थी और खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी। कैरल जानता था कि उसके सीधे शब्द कठोर थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपनी बहन की हेल्प करके रहेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उसकी बहन जिंदगी भर पछताती रहे। कैरल ने कहा कि अगर वो किसी भी तरह मदद कर सकता है तो पूरे दिल से करेगा। कैथरीन ने हारे मन से कहा कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता, लेकिन वो चाहती है कि कैरल जाने कि उसने अपने दिल से कभी झूठ नहीं बोला, पर वो इसे स्वीकार भी नहीं कर सकती। वो सेल्फिश होकर सिर्फ अपनी खुशियों के पीछे नहीं भाग सकती, क्योंकि इस समय वो अपने दिल की नहीं सुन सकती और न ही ऐसे इंसान से प्यार कर सकती है जिससे प्यार करने की उसे इजाजत ही ना हो। कैरल ने साफ साफ पूछा,
तो क्या वो ये मान रही है कि वो वेयो से प्यार करती है? आखिरकार कैथरीन ने मान ही लिया कि वो वेयो से प्यार करती है। अब उसमें ये सच छुपाए रखने की ताकत नहीं बची थी और उसे लगा कि कैरल से सच्चाई छुपाने की कोई वजह भी नहीं रही। वो उसका छोटा भाई था, जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। उम्र का फर्क होने के बावजूद कैरल, जो बस 17 का था, बेहद समझदार और जिम्मेदार इंसान था। कैरल ने फिर पूछा, क्या वेयो भी आपसे प्यार करती है? कैथरीन ने तुरंत हाँ कहा। भले ही उसे ये नहीं पता था कि वेयो का टूटा दिल अब भी उसे चाहता है या नहीं, लेकिन उसने माना कि कभी न कभी वेयो ने उसे पूरे दिल से चाहा था। कैरल ने पूछा कि अगर प्रिंसेस को मैडलिन और अपने प्यार के बीच चुनाव करना पड़े, तो क्या वो अपने दिल की सुनेगी? कैथरीन ने उसे रोकना चाहा, क्योंकि वो उस बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी जो कभी हो ही नहीं सकता, और अपने दिल को और तकलीफ भी नहीं देना चाहती थी। लेकिन कैरल ने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा कि जितना उसे याद है, कैथरीन ने हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ किया, कभी अपने परिवार के लिए, तो कभी मैडलिन के लोगों के लिए। जैसे हर सांस दूसरों के लिए जी रही हो, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने हमेशा अपनी खुशियों को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस किया, बदले में कुछ भी चाहे बिना। इसलिए वो चाहता था कि कैथरीन सिर्फ एक बार खुद के बारे में सोचे। कैथरीन ने हारे मन से कहा कि फादर कभी इजाजत नहीं देंगे। जब उसने टाइटल छोड़ने की बात कही थी, तो वो गुस्सा हो गए और उसे याद दिलाया कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भूलनी चाहिए। कैरल ने पूछा, और क्या वो अपनी रॉयल लाइफ को मिस नहीं करेगी? क्या उसे डर नहीं लगता कि इस प्यार के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? कैथरीन ने कहा कि उसे कभी पछतावा नहीं होता। अगर उसे थ्रोन और अपने प्यार के बीच चुनना पड़ता और फादर को निराश या दुखी करने का डर न होता, तो वो बिना हिचक प्यार को चुनती। कैरल ने समझाया कि फादर बस थोड़े समय के लिए ही उदास होंगे। अगर कैथरीन यहाँ नहीं होगी, तो मैडलिन के पास वो है। वो थ्रोन और मैडलिन की जिम्मेदारी संभाल लेगा। ये सुनकर कैथरीन की आंखों में उम्मीद चमक उठी और चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैथरीन ने कैरल को गले लगा लिया। कैरल ने प्लेफुल अंदाज में कहा, तो क्या अब वो उसे थैंक्स भी नहीं कहेगी? सिर्फ इसलिए कि वो खुद के लिए थ्रोन चाहता है। कैरल चाहता था कि कैथरीन हल्का महसूस करे और पहली बार खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत जुटा सके। कैथरीन ने कभी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा, कभी खुद के लिए कुछ नहीं चाहा, हमेशा अपने फादर के बताए रास्ते पर चली। लेकिन अब प्यार ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसके अंदर नई इच्छाएं और उम्मीदें जाग चुकी थीं। वो इस प्यार को थामे रखना चाहती थी, उस इंसान के साथ रहना चाहती थी जो अब भी उसकी यादों में था। वो जिंदगी में पहली बार सेल्फिश होना चाहती थी, अपने प्यार के लिए। वो पूरी तरह से खुद को वेयो के हवाले करना चाहती थी, बिना किसी डर के, चाहे उनके बीच कितनी भी बड़ी दीवार क्यों न खड़ी हो। कैथरीन सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, अपनी पोजीशन, अपना टाइटल, सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह जीने और उस प्यार को हासिल करने के लिए जो उसने पाया था, वो प्यार जिसका नाम वेयो था। राजतिलक का समारोह रद्द कर दिया गया था। सच सामने आ चुका था और किंग बहुत गुस्से में थे। कैथरीन ने खुद आगे बढ़कर सबके सामने वेयो के साथ अपने रिश्ते और थाईलैंड में घटी हर घटना की पूरी कहानी बताई। अगर उस समय कैरल उसका सहारा न बनता, तो शायद वो कभी ये सच कहने की हिम्मत न कर पाती और पूरी जिंदगी पछताती। और नतीजा ये हुआ कि किंग ने फौरन ही उससे उत्तराधिकारी बनने का हक छीन लिया, साथ ही उसका टाइटल भी। एक ही रात में वो प्रिंसेस से साधारण नागरिक बन गई। फिर भी कैथरीन खुद को भाग्यशाली मान रही थी, क्योंकि किंग ने उसे देश से बाहर नहीं निकाला था। कैरल ने भरोसा दिलाया कि महल और दरबार की स्थिति जल्द ही संभल जाएगी। उसने अपनी बहन से कहा कि अब उसे किंग या रॉयल ड्यूटीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब नई उत्तराधिकारी की होगी। कैथरीन को पूरा यकीन था कि आने वाले सालों में उसका भाई कैरल एक न्यायप्रिय और समझदार राजा बनेगा। उस दिन वो महल में अपने सेवकों के बीच मुस्कुराती हुई खड़ी थी और उनसे विदा ले रही थी। पैलेस में उसका ये आखिरी दिन था, जहां इन ऊंची दीवारों के बीच उसने एक नन्ही प्रिंसेस की तरह अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। कुछ ही देर में एक रथ ने उसे महल से बाहर ले जाना शुरू किया। अब वो मैडलिन में एक साधारण औरत थी, विशाल दुनिया में बस एक सिंपल सिटीजन। वो अपने नए सफर के लिए तैयार थी, लेकिन उसे पता था कि सबसे पहले उसे अपना हमसफर ढूंढना है। महल छोड़ने से पहले उसकी नजर कैरल पर पड़ी। थोड़ी दूरी पर खड़ा उसका भाई हाथ हिला रहा था और उसकी नई जर्नी के लिए शुभकामनाएं दे रहा था। कैथरीन ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया।
वही मुस्कान, वही खुशी जो कैरल हमेशा अपनी बहन के चेहरे पर देखना चाहता था। ये विदाई छोटी थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। गाड़ी में बैठते ही कैथरीन ने अपनी नई जर्नी शुरू कर दी थी। उसका डेस्टिनेशन था कंट्री साइड का एक छोटा सा गांव। वो वहां अपने सोशल डाउनफॉल की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए जा रही थी क्योंकि वहां कोई बेहद खास उसका इंतजार कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, वेयो, अब भले ही मैं गद्दी की उत्तराधिकारी नहीं रही, लेकिन आज मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। मैं हमारे बीच की वो दीवार तोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा चैनल पर बने रहें। लॉट्स ऑफ लव। बाय।